नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे नारी शक्ति को समर्पित होने वाले उस बिल की, जिसको लेकर के इस समय सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 33% आरक्षण मिलेगा और उसके बाद पार्लियामेंट में अच्छी खासी संख्या, जो आज 75 है, 272 होगी। ये निश्चित रूप से एक बड़ा कदम होगा। सियासत इस बात को लेकर के है कि बिल पे किसी की भी ना नहीं है, बिल आना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि यूपीए के वक्त भी बिल आया था, ये उस समय बीजेपी ने विरोध किया था। अभी बीजेपी यानी कि एनडीए सरकार लेकर के आई है, तो विपक्ष का यह कहना है कि जो इसमें परिसीमन होगा उस पर ऐतराज। खैर चलिए, अपने अपने दावे हैं। 3 दिन के इस सत्र में 2 दिन पार्लियामेंट और लोकसभा और 1 दिन राज्यसभा में इस पर बहस होगी और चर्चा में जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक तमाम जो पार्टियों ने जिन्हें मुकर्रर किया है, वो सब लोग बोल रहे हैं, इस पे अपनी अपनी बात कह रहे हैं। आप स्क्रीन पे भी देखेंगे कि किसने क्या कहा। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए संतोष अहलावत जी हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक रही हैं, और नरेंद्र बुढ़ानिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हैं और अभी विधायक भी हैं। अर्चना शर्मा जी जुड़ रही हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का स्वागत है। मैं संतोष जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपने राजनीति का एक बड़ा सफर तय किया है। मैं उस बात को इंगित करना चाहूंगा कि यूं तो अगर देखें तो किसी भी राजनीतिक दल के हाथ बंधे हुए नहीं थे। वो चाहते तो पहले से भी महिलाओं की संख्या में इजाफा कर सकते थे, लेकिन इस बात को मैं कतई खारिज नहीं करूंगा कि पुरुष मानसिकता हमेशा हावी रही है। बिल के बाद में राजनीतिक दलों की एक बाध्यता होगी कि आपको टिकट देने ही होंगे। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि पंचायत और निकाय चुनाव में जो टिकटों की बाध्यता रही कि इतनी सीट तो इनके लिए रिजर्व रहेंगे ही, वो आपको देने ही पड़े। और उसके बाद में निश्चित रूप से देखिए, महिलाओं की संख्या होती है, निर्णय में बड़ी वो आजादी होती है, एक दूसरे से अपने विचार शेयर करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पार्टी लाइन से अलग हट करके भी विचार उन पे किया जाता है। वह सब चीजें होती हैं, तो पार्लियामेंट में इस बिल में पास होना भी तय मान सकते हैं। क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं जो भविष्य की राजनीति को इंगित करेंगे या उस पे फोकस करेंगे। तो कौन कितना विरोध कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, संख्या बल जुड़े, मुझे लगता है कि जुड़ने में कहीं को दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे कुछ तस्वीर इस तरह से बदलेगी कि महिलाएं एक डिसीजन के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी बाध्य करेंगी कि हाँ बिल्कुल, अब योग्यता का आधार मिला कि उसकी अपनी मेहनत है, परिवारवादी हर जगह नहीं चल सकता। जी देखिए, लंबे समय से हम इस बिल की उम्मीद कर रहे थे और मेरे सहित आधी आबादी को जो कवर करती हैं महिलाएं। आपने पहले ही कहा है कि भाई पुरुष प्रधान समाज में बड़ा मुश्किल होता है किसी महिला को राजनीति में आगे आने देना और जीत कर आना। और सदा ही महिलाओं को ऐसे समझा गया कि वो अपात्र हैं, निर्णय की क्षमता उनमें नहीं है, आर्थिक चीजें या योजनाओं को बनाना वो क्या जाने, उन्हें लाभार्थी ज्यादा माना गया महिलाओं को। अब मैं बहुत खुश हूं कि ये बिल आने के बाद वो निर्णायक भूमिका में आ पाएंगी। और जब जब महिलाओं ने आर्थिक प्रबंधन में हिस्सा लिया है, तब तब कुशलता और निपुणता अधिक सुस्पष्ट रूप से दिखाई दी है। तो मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इससे पहले बहुत समय पहले मैं सुनती आ रही हूँ, जब मैं राजनीति में नहीं थी तब से, कि आधी आबादी आधी आबादी। आधी आबादी तो है, लेकिन महिलाओं को किसने आगे किया उनको सशक्त करने के लिए, आर्थिक रूप से सबल करने के लिए, राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए? ये प्रयास मैं समझती हूँ मील का पत्थर साबित होगा। और होना भी चाहिए। अधिकार है महिलाओं का कि जब वो बाकी सब फील्ड्स में काम कर रही हैं और अधिक सशक्त रूप से काम कर रही हैं। और कहीं कहीं तो मेरा मकसद कतई पुरुष और महिला की डिबेट कराना या ऊंचा नीचा किसी को दिखाना नहीं है, बट मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से इस बात को अनुभव किया है कि महिलाओं को, कितनी सी महिलाएं हुआ करती थी
आप ही बता दें, क्या लोकसभा विधानसभाओं में 33% होती थी महिलाएं? नहीं होती थी, पर अब बाध्यता होगी। जो सीट रिजर्वेशन में महिला के लिए आएगी, वहाँ ऑब्वियसली किसी भी दल की महिला ही लड़ेगी ना, और चुनकर आएगी। तो ऐसा नहीं है कि उनको बुद्धि नहीं है या उनको फैसले नहीं करने आते हैं, या प्रांत भी चलाए हैं महिलाओं ने तो। और अब भी देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला है, और जगह भी कई महिलाएं हैं। सो दैट मैं ये कहूंगी कि ये बिल एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, और ये आपको सुस्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा, योगेंद्र जी। जी, चले अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनके पास में जाना चाहूंगा। अर्चना जी, क्या जी। लगता है इस बिल से क्या तकदीर बदलेगी? सियासत की तकदीर बदलेगी, या महिला जिसको सोच के लेकर के आ रहे हैं उन्हीं की तकदीर बदल जाएगी? नमस्कार। सबसे पहले तो जी, आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है जी, प्लीज। तो डेफिनेटली ये जो 33% रिजर्वेशन, यानी आज अगर मैं याद करूं तो हम कितने सालों से जो ये बड़ी सी लंबी सी डिबेट चलती आ रही है, हम सिर्फ उस पर लिखते आ रहे हैं। लेकिन इतने साल लिखते, यानी एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है मुझे लगता है इस बिल के लिए, और इसके पीछे काफी यानी सियासत भी बोले। अब अभी भी एक नई डिबेट शुरू हुई है परिसीमन को लेकर, साउथ से कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये बोलते हैं कि अगर 33% महिलाएं अगर सदन में जाएंगी तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। अगर एक नारी की आवाज, यानी जो वो एक अभिव्यक्ति जो होती है ना, आप जो सोचते हो वो बिल्कुल अलग लेवल से सोचती है। महिलाओं का सोचने की क्षमता बिल्कुल अलग है, और एक जो भी एक नेचर ने दिया हुआ है, गॉड गिफ्ट बोल लीजिए। जो समस्या को हम देखते हैं घर और घर से बाहर, डेफिनेटली पुरुष का माइंडसेट उसको अलग तरह से देखेगा। लेकिन जब सदन में वो जाएंगी, पॉलिसी मेकिंग की जब बात होगी, तो वो जो 33% लोग अपने व्यूज रखेंगे, मुझे लगता है उससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा पॉलिसी मेकिंग में, चीजों को बदलने में। ट्रांसफॉर्मेशन का युग भी इसको बोल सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली एक और चीज जो मैं बोलती हूँ, जो गरिमा की बात होती है, जब 4 पुरुष बैठकर बात करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं, अगर एक महिला होगी तो मुझे लगता है शालीनता भी आएगी। यानी ये चीजें मुझे लगता है ये तो एक समाज का हिस्सा है कि अगर 2 महिलाएं आ जाएं और 6 पुरुष बैठे हो, तो उनकी बात करने का तरीका भी बदलता है, सलीका भी बदलता है। तो चीजें बदलेंगी, और मुझे लगता है बदलाव जो होगा हमेशा, आज हम बात करें अगर झांसी की रानी, अगर हम बात करें अहिल्या की नगरी इंदौर, अगर हम बात करें रानी अबक्का, बहुत सारी ऐसी लोग हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया शासन चलाया है। और आज यानी इतिहास उनको याद करता है सिर्फ इसीलिए किस तरह से उन्होंने वो शासन चलाया। तो मुझे लगता है जो 33% महिलाओं को अगर मिलेगा रिजर्वेशन, डेफिनेटली वो आगे आएंगी और बहुत सारी चीजों को चेंज करेंगे। एक सोशियो इकोनॉमिक पूरा जो फंडामेंटल बेस है उसका, वो चेंज होगा। जी, मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। नरेंद्र बुढ़ानिया साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, एक लंबी राजनीति की पारी और उनके साथ पार्लियामेंट्रियन हैं। बुढ़ानिया साहब, आपका माइक बंद है, माइक चालू करवा दीजिए, माइक बंद है आपका। जी जी, बुढ़ानिया साहब, विपक्ष का यह कहना है कि बिल का विरोध नहीं है, लेकिन परिसीमन का विरोध है। जब हम बात कर रहे हैं उसी दरमियान अमित शाह संबोधित कर रहे हैं, उनका कहना है कि परिसीमन पे भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी तरह का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात कह चुके हैं। तो भ्रम क्यों है? दोनों कह रहे हैं कि इसमें कहीं को भ्रम की स्थिति है ही नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि महिला आरक्षण पे बात हो रही है। मैं आपका ध्यान बहुत 74वें 75वें संविधान संशोधन पे ले जाना चाहता हूँ। जी, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उस वक्त मैं लोकसभा का मेंबर था जी, और पंचायतों में, नगर पालिकाओं में महिलाओं को जो है आरक्षण का प्रावधान उस संशोधन बिल में किया गया। और बड़ा भारी लोगों ने कहा कि ये क्या कर दिया, महिलाओं को जो है इतना आरक्षण दे दिया। लेकिन उनको देने के बाद जिस प्रकार से बदलाव आया देश के अंदर, बदलाव आया, धीरे धीरे महसूस किया गया कि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि एक पुरुष व्यक्ति को है। और इसकी मांग भी उठने लगी कि महिलाओं को रिजर्वेशन 33% बढ़ना चाहिए। 2010 में 9 मार्च 2010 मैं राज्यसभा का मेंबर था 10 में, और 9 मार्च को राज्यसभा के अंदर ये महिला आरक्षण बिल पेश हुआ। और 9 मार्च को
पेश होने के बाद वो राज्यसभा में पास हुआ। मुझे बहुत गर्व है कहते हुए कि मुझे दोनों जगह वोट देने का, दोनों जगह महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करने का मुझे मौका मिला जी। पंचायती लोकल बॉडीज में, और फिर 2010 में जो बिल आया राज्यसभा के अंदर सोनिया गांधी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पेश किया और वो बिल पास हुआ। लेकिन उसके बाद लोकसभा में गया, लोकसभा के अंदर ये पास नहीं हो पाया। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उस वक्त के राजनीतिक दलों ने विरोध किया। किसने विरोध किया, किसने नहीं किया, इसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है कि किस किस पार्टियों ने विरोध किया इसका। और उसके बाद में ये जो है संविधान संशोधन पास नहीं हो पाया और 15वीं लोकसभा डिसॉल्व हो गई। और उसके बाद में इंतजार के बाद, लंबे इंतजार के बाद 2023 में 20 सितंबर 2023 को फिर ये राज्यसभा में आया, नहीं लोकसभा में आया। और लोकसभा में आने के बाद सर्वसम्मति से महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देने का सर्वसम्मति से पास हुआ। और ये फिर 21 सितंबर को फिर राज्यसभा में गया और वहां भी जो है सर्वसम्मति से किसी ने भी विरोध नहीं किया, वहां भी राज्यसभा में भी पास हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये आरक्षण बिल लागू कब होगा। तब गवर्नमेंट ने कहा, एनडीए की गवर्नमेंट ने, कि ये पहले जो है अपने जनगणना होगी और जनगणना के बाद परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद में 2019 के बाद जो है इस बिल को लागू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के साथ जो जितने भी यूपीए के लोग थे, उन सब ने ये मांग की कि इसको जो है अगले 2024 के चुनाव में लागू कीजिए, 2024 के चुनाव में लागू कीजिए, इसको इतना लंबा क्यों खींच रहे हो। लेकिन सरकार इससे सहमत नहीं हुई और मेजोरिटी थी उनके पास में। अब सवाल ये है कि बिल फिर आया है, बहुत अच्छी बात है, हम पूरी तरह इसका समर्थन करते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर मैं समझता हूं ऐसा कोई भी सांसद नहीं होगा जो महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहा होगा। सवाल समय का है कि किस समय पे लाया गया है, इस समय को क्यों चुना गया। जब स्टेटों में चुनाव चल रहा है, बंगाल में और तमिलनाडु में जो है अभी वोटिंग नहीं हुई है, उसके बीच में आनंद फानंद में आप लेके आ रहे हो और उसमें आप जो है जो कोई स्पष्टता नहीं है कि परिसीमन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। आज साउथ के राज्य हैं, उनको बड़ी चिंता है इस बात की कि उनकी सीटें जो जिस प्रकार से नॉर्थ में बढ़ेंगी उस प्रकार से साउथ में नहीं बढ़ेंगी, इसलिए उनको नुकसान नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये बिल बहुत अच्छा है जी, आना चाहिए और देश के लिए जरूरी है, परिवर्तन बहुत जरूरी है, जी। महिलाओं को आगे लाना बहुत जरूरी है। महिला जितनी योग्य हो सकती है तो पुरुष इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी ने इस देश को कैसे चलाया सारी जनता को मालूम है। संतोष अहलावत जी मुस्कुरा रही हैं आपके इस बयान पर। संतोष जी मुस्कुरा रही हैं आपके इस बयान पर। बुढ़ानिया जी का बहुत बहुत आभार। बुढ़ानिया जी सीधे आदमी हैं भाई साहब, बुढ़ानिया जी बहुत सीधे हैं, भले आदमी हैं, तो इनको मालूम है कि जब ये चुनाव लड़ते हैं। संतोष जी, ऑब्जेक्शन ये है कि बिल का कोई विरोध नहीं है और परिसीमन के, क्योंकि बिल का जो डॉक्यूमेंटेशन सामने आया है तो उससे काफी चीजें क्लियर होंगी कि साउथ का भी था। मैं अभी अमित शाह जी का स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, कर्नाटक में 28 है तो 42 होंगी, तमिलनाडु में 39 है तो 59 होंगी। तो अभी जो चीजें आई हैं, तेलंगाना में 17 से 26 हो जाएंगी, ये सब सीटें सामने दिखाई दे रही हैं। लेकिन समय को लेकर के ऑब्जेक्शन है कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव डिक्लेयर्ड थे, 2 राज्यों में वोटिंग होनी है, 23 और 29 को, और तमिलनाडु में 23 को, बंगाल में 23 29, तो इस दौरान क्यों, या तो पहले ही लेके आना चाहिए था इसको, या इसे टाला जा सकता था। तो गवर्नमेंट के नियत पर शक विपक्ष को यह हो रहा है कि चुनावी लाभ के लिए इस बिल को बीच में लेकर के आए।
सर देखिए, बुढ़ानिया जी को स्पष्ट वो इसलिए नहीं कह रहे हैं, वो चुनाव लड़ते हैं और वो देखते हैं कि जब वोट डालने की लाइन लगी होती है तो वो महिलाओं की लाइन बड़ी होती है, तो उनको ये डर लग रहा है कि कहीं मैं ऐसे बोल दूंगा, विरोध कर दूंगा तो मुझे वोट नहीं मिलेंगे। अब उनका नहीं, एक इनकी चिंता पार्टी भी उनकी विरोध नहीं वाजिब कर है। रही, बिल का विरोध नहीं कर रही इनकी पार्टी भी। मैं उसी बात पे आ रही हूँ, बिल का विरोध तो कर नहीं सकते सर, वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो बिल का विरोध तो कैसे करेंगे बताइए। नहीं, ये तो नाच तो आधी पहले आबादी चुके। की इनका कहना है कि 9 मार्च 2010 के अंदर वो साक्षी है खुद इस बात का कि हम तो खुद बिल पेश कर चुके थे, उस समय बीजेपी ने विरोध किया था। फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, ये तो बहुमत था कहा इनके पास तो। लोकसभा में पास नहीं हो पाया। नहीं, इनके पास तो बहुमत था सर, क्या हो गया था। देखिए इनकी भी सर, गठबंधन की थी नियत सरकार, नहीं हो। गठबंधन में था ये भी। देखिए, मैं आपको एक बात कहती हूँ योगेंद्र जी, कि नियत नहीं हो, मानसिकता सुदृढ़ नहीं हो और मन के अंदर एक भाव नहीं हो, तब तक चीजें सुनियोजित तरीके से चाह के भी नहीं हो पाती। अब इनको इस बात का डर लग रहा है कि जहाँ चुनाव है वहां वोट नहीं पड़ा है, महिलाओं को लुभा लिया है, इनको इस बात की चिंता लग रही है। इनको मालूम है खराब कुछ भी नहीं होने वाला, ये कह चुके हैं कि महिलाओं में जो मद्दा है वो पुरुषों में तो है ही नहीं, ये बोल चुके हैं। इनको तो वक्त की नजाकत पसंद नहीं आई, इनको चुनाव के एंड टाइम पहले महिला बिल आना पसंद नहीं आया, तो उनका डर तो वाजिब है, पर उनको कहिए ना, डर के पास जाने से खुलता है, सामना करने से। ये बैठ के अगर डरते रहेंगे, तैरना भी सीखना है, पानी में कूदना भी नहीं है, तो फिर तैरना भी नहीं आने वाला है। तो ऐसा नहीं है, ये जो शोर मचा रहे हैं जानबूझकर मचा रहे हैं, सीधी सीधी बात कहने का साहस नहीं है कि इन्हें पसंद ही नहीं है कि 33% महिलाएं बैठे। ये कह रहे हैं हमने 10 में पेश किया था, तो रोका किसने था। ये तो लंबे टाइम साहब इनके पास बागडोर रही है देश की, इन्होंने तो शासन किया है, इनको कभी कर देना चाहिए था। ये तो हिम्मत बीजेपी ने की है, ये तो प्रधानमंत्री जी ने। और आप दो हम महिलाएं बैठी हैं इस डिबेट में और दो आप पुरुष हैं, आप ईमानदारी पूर्वक बता दीजिए कि महिलाओं की स्थिति सामाजिक, अभी अर्चना जी कह रही थी सोशियो इकोनॉमी, दोनों स्थितियों में महिलाएं कब तो बिल्कुल निर्बल थी और कब सबल बनी। तो बुढ़ानिया जी जो कह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे सर, उनको उनका साहस थोड़ा, उनको भले इंसान है ना, मैं जानती हूँ उनको, तो वो सीधी सीधी बात नहीं कहेंगे। पर अच्छी बात भाई साहब, आप तो इस बिल के समर्थन में आए हैं, हम तो इसी बात से खुश हैं सर। आप बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, मैं आपको कह रही हूँ दावे के साथ। समय आएगा और आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, बहुत बड़ा बिल्कुल। परिवर्तन होगा। देखिए, और समय की नजाकत है, समय की उपयोगिता है और वास्तव में होना चाहिए। जिक्र तो दुर्गा सरस्वती सबका किया जाता है महिला को लेकर के, कभी लक्ष्मीबाई बताया जाता है, कभी अहिल्या बताया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका हक भी मिलना चाहिए, जिसमें पावर। देखिए, महिला के पास में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन होता है तो कुछ भी फैसले लेने की अब किसी के लिए मजबूर नहीं होती है, वो खुद भी ले सकती है। और मुझे लगता है कि इस देश का एक रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी महिला को जो भी अवसर मिला है, ऐसा नहीं है कि वो उसको बुनाया नहीं हो। प्रधानमंत्री की बात कर लो, इंदिरा गांधी ने जो काम किए होंगे, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रधानमंत्री से कोई कम काम किया हो। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, अगर किसी महिला, चाहे वसुंधरा राजे रही हो, चाहे आनंदीबेन पटेल रही हो, या दूसरे शीला दीक्षित रही हो, सुषमा स्वराज रही हो, कोई ऐसी लीडर नहीं है जिसने काम वो नहीं किया हो। तो एक अवसर की बात है, अवसर मिलना चाहिए। चलिए, मैं अर्चना जी आपके पास में आना चाहूंगा। एक आत्मनिर्भरता, और मैं यूं कहूं कि एक बड़ी बात होगी इसके आने के बाद में, और एक विरोध नहीं है। विपक्ष का भी साफ कहना है, जिस भी लीडर ने बोला है कि बिल का कतई विरोध नहीं है। बिल को तो हम चाहते हैं कि हमने जो सोच सोची थी उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बस समय को लेकर के है कि इस समय को टाला जा सकता था, तो कुछ में राजनीतिक फेर भी लग रहा है। देखिए, भारत जो एक बात करूं, सबसे पहले तो विविधताओं का देश है, खूब सारे प्रदेश है, हर प्रदेश में इलेक्शन होते हैं। मुझे लगता है कि किसी अच्छे टाइम के लिए ना समय को नहीं देखना चाहिए, अगर वो हो रहा है तो उसको कर देना चाहिए। और बिकॉज अगर इसमें ये सारे चैलेंजेस हैं तो एक 3 दिन का सदन रखा गया है, उसमें सारी जो भी है हर तरह के मुद्दे सामने रखे जाएंगे और उस पर सरकार जवाबदेही है, सरकार की है, यानी वो जवाब देगी उस चीज का क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर इसके आगे करेंगे तो फिर और बड़े इलेक्शन आ रहे हैं आने वाले टाइम पर,
तो वो इलेक्शंस तो आते रहेंगे और वो मुद्दा बनता रहेगा, लेकिन इस मुद्दे के चलते कोई अच्छी चीज रुकनी नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है 3 दिन है, उसमें जो भी है आपका प्रश्न रखिए, जवाब मिलेंगे आपको। लेकिन हाँ, चूंकि जो बात कर रहे हैं 33% रिजर्वेशन, जब हम अभी बात कर रहे हैं 2010 यानी कहाँ 2026 आ गया, इतने सालों से अगर उसको टालते जाएंगे तो चीजें कैसे आगे आएंगी ना। बिकॉज छोटे छोटे भी ऐसे देश हैं जिसमें 50% भी रिजर्वेशन महिलाओं को दी गई है। कारण यही है कि महिलाओं के सब चीजें होते हुए भी आगे आने में ना एक बहुत बड़ा घेरा होता है, उस घेरे को तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। अगर ये रिजर्वेशन अगर आ जाता है तो मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी टैलेंटेड महिलाएं हैं उनका वो इतने वर्ष बर्बाद नहीं होंगे उस घेरे को तोड़ने में। तो एक जो लोकल एरिया की जो आवाज है वो संसद तक जाएगी, यानी एक महिला के मनोस्थिति यानी उसके दिमाग की जो है ना ऑब्जर्वेशन, उसके हिसाब से। तो लेकिन अगर हम इस चीज को इलेक्शंस के चलते, टाइम के चलते उसको ये बोलेंगे अभी सही टाइम नहीं है, तो मुझे लगता है फिर तो कभी भी सही टाइम नहीं है। भी नहीं है, जी कभी जी नहीं बुढ़ानिया आएगा। साहब, जी बुढ़ानिया साहब, अच्छे काम के लिए कोई समय नहीं देखना चाहिए, उसे शुरू कर देना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि हमारा जो सोच था उससे अभी एनडी आगे बढ़ा रही है, तो आपको तो स्वागत कर रहे हैं, चलिए बिल का, लेकिन समय का भी स्वागत कर दीजिए। चलिए कोई नहीं, अब देर से सही लेकिन अब आ तो रहा है बिल। देखिए संतोष जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है वैसी बात कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकल बॉडीज में राजीव गांधी महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लेके आए, स्पष्ट बात सर है। उसके लिए आभारी हम आपके। एक मिनट सुनिए मेरी बात। उसके बाद में महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए 33% रिजर्वेशन के लिए राज्यसभा के अंदर संविधान संशोधन बिल के साथ में पेश किया और सर्वसम्मति से राज्यसभा में पास हुआ। सर्वसम्मति से नहीं हुआ, बहुमत से पास हुआ। उसके बाद लोकसभा के अंदर किसने विरोध किया इसका? आज जो बिल लाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, बिल आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस वक्त किसने विरोध किया था और क्यों विरोध किया था और क्यों जो है इसको पास नहीं होने दिया? आज सवाल ये है कि हम स्पष्ट कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हैं, आज नहीं पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि ये परिसीमन है। जब मुझे एक बात बताइए संतोष जी, कि जब आपकी जनगणना शुरू हो गई, जब जनगणना शुरू हो गई तो क्या आप जनगणना के बाद नहीं करा सकते इसको? और आप परिसीमन की उस वक्त भी ये कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि आप ये जो बैरियर लगा रहे हो ना, ये परिसीमन का और ये जो है जनगणना का, ये गलत है। ये 2024 के चुनाव में लागू करो 543 सीटों के ऊपर। और आज भी हम कह रहे हैं कि आप अगला चुनाव 543 सीटों में से 33% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को। ये परिसीमन करके जो चोरी कर रहे हैं ना, वो चोरी नहीं चल सकती। आज साउथ के लोग सोच रहे हैं कि हमारे साथ में जाति है, तो आज उनको समझने की आवश्यकता है। और जब ये पूरी लोकसभा ये कह रही है, पूरा एनडीए इस आपके जो है इंडिया गठबंधन कह रहा है कि आप इन 543 सीटों पे रिजर्वेशन महिलाओं को दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। तो फिर परिसीमन कहां से आ गया बीच में? और ऐसे समय में आ गया परिसीमन जब आपकी जो है जनगणना चालू है। आप जनगणना कराइए, परिसीमन कराइए, लेकिन आप ऐसे जो है अनुपातिक रूप से ऐसे जो है वो चक्कर में डाल करके आप जो है करना चाहते हैं, तो शायद मैं समझता हूं कि इसको कोई पसंद नहीं करेगा। ये महिलाओं के साथ में जो है, ये महिलाओं के साथ भी जो है न्याय नहीं होगा। महिलाओं के साथ न्याय तब होगा इन 543 सीटों के अंदर आप महिलाओं को रिजर्वेशन दे दीजिए, हम तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बुढ़ानिया साहब, अहलावत जी और अर्चना जी, क्योंकि इस पर चर्चा की और अभी तो बहस पहले दिन की थी और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम जरूर वापस आप लोगों से मुखातिब होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।